हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोको जायसवाल। हाउ इज जोश? आपका जोश कैसा है? सुबह के टाइम में एकदम फुल माइंड से आज अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हम आप देखे थे पिछले वीडियो में गांधी जी के बारे में चर्चा हो रही थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण था। उससे हम कुछ आगे बात करेंगे। इससे पहले हम आपसे थोड़ा सा और कुछ बातें करने वाले हैं। बातें ये हैं कि आपके द्वारा जो हाल ही में मुझे प्यार मिला है, सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, आप लोग के सहयोग से इसे ज़्यादा टाइम तक देखा भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैंने जिस प्रकार आपको समझाना चाहा और वो चीज़ें उसी प्रकार आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ रही है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी भी मैं देखता हूँ जो हमारे इस वीडियो पे ट्रैफिक आ रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी कुछ लोग तो इसको ज़्यादा टाइम तक तो देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी क्या यार बस ऐसे आ गया, इसको देख कर स्किप कर जाते हैं या थोड़ा सा 1 2 4 5 मिनट देख रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि एक एक जान लीजिए, वीडियो से मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये आपके हित में है। एग्ज़ाम कोई भी हो, आईएएस का, पीसीएस का हो या वनडे एग्ज़ाम वाले हो, ये आपके हित में है। आप इतना मान के चलिए, एक वीडियो से आपके 1 2 क्वेश्चन पक्के हो जा रहे हैं। और ज़रा उनसे पूछिए इसका दर्द, जिनका पॉइंट से छट जाता है। तो इसलिए आप जागरूक बनिए, अपने जो लक्ष्य के प्रति एकदम एकाग्रचित होकर लड़िए। बाकी साथ तो हम होंगे ही, लड़ना तो आपको खुद है। चलिए आज बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के बारे में। पहला आंदोलन हम लोगों ने पढ़ लिया था गांधी जी द्वारा, जो चंपारण आंदोलन था। यह पहला सत्याग्रह से संबंधित भारत में इनका आंदोलन था। आज दूसरा आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो यहाँ देखिए, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में स्टार्ट हुआ था। 1917 में हम आप देखे थे कि चंपारण, और 1918 में हम आप देखेंगे अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन शुरू होगा। कारण क्या था? कारण था कि प्लेग को लेकर, प्लेग फैला हुआ था तो उसके लिए बोनस दिया जा रहा था। तो बाद में जब प्लेग ख़त्म होता है तो बोनस वापस लेने की बात होती है। लेकिन यहीं पर मज़दूर जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं, बोनस जारी रखिए। तो ये मालिक और मजदूर या श्रमिक बोल सकते हैं, इनके बीच में विवाद हो जाता है। तो मिल मालिक और इन मजदूरों के बीच में विवाद हो जाता है। इसी विवाद को लेके देखेंगे गांधी जी प्रदर्शन करेंगे। तो 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे, इसलिए बोनस जारी रहे ताकि श्रमिकों को राहत मिले। अच्छा, श्रमिकों का कहना ये था कि देखिए प्लेग तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में देखेंगे 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होगा। अब प्रथम विश्व युद्ध, देखिए कोई भी विश्व युद्ध होता है ना, तो चीज़ों की कमी होती है, तो चीज़ें कम होती है, मांग ज़्यादा हो जाता है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, अगर चीज़ों का मांग ज़्यादा हो जाता है, तो अगर चीज़ें कम होती है तो मांग ज़्यादा होता है, तो भाई जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यही इस समय हुआ था कि चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा थी, लोगों को ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता थी और चीज़ें कम थी। तो वस्तुओं की दाम में जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। तो इनका ये मानना था कि प्लेग तो चला गया लेकिन हम भूखे मरेंगे। अब वस्तुएं जैसे अगर रेट ज़्यादा बढ़ गया तो हमें ये बोनस अभी दिया जाए ताकि हमको राहत मिल सके और हम अपने जीवन स्तर को अच्छे सुधार सके, खाने पीने की मूलभूत आवश्यकताओं को हम जारी रख सकें। बस यही विवाद था मकान मालिक और मजदूर के बीच कि ये बोनस अब नहीं देना चाहते थे, प्ले के बाद ही चाहते थे नहीं जारी रहे ताकि हमें महंगाई से भी राहत मिले। तो इसका नेतृत्व देखेंगे तो गांधी जी करते हैं। 1 मिनट। इसका नेतृत्व आप देखेंगे गांधी जी द्वारा किया जाता है। और इसी समय हम आपको बता दें, अहमदाबाद मिल आंदोलन जब हो रहा था 1918 में, तो उसी के बाद जस्ट बाद आप देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह शुरू हो जाएगा। तो 1918 में 2 घटनाएं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, एक है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो अभी खेड़ा को हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पढ़ लेते हैं। हमने कारण जान लिया 1918 में हुआ कारण प्लेग बोनस विवाद को लेके मकान मालिक और मजदूर के बीच में। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? इसका नेतृत्व गांधी जी करते हैं और गांधी जी द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है।
मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब देखेंगे गांधी जी जब आते हैं, इनका नेतृत्व करते हैं, तो ये मजदूरों के समर्थन में क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और इस तरह की मतलब आंदोलन करने वाला यह पहला आंदोलन बन जाता है। पूछेगा आपसे कि भारत में भूख हड़ताल पर बैठने का मतलब जो आंदोलन चलता है वो किनके नेतृत्व में चलता है, तो महात्मा गांधी द्वारा। गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे, हमने आपको बता दिया। अनसुईया बेन, ये इम्पोर्टेंट शख्सियत है। अनसुईया बेन जो है, इन्हें याद रखिएगा। अनसुईया बेन भी गांधी के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई। तो अनसुईया बेन एक बहुत चर्चित महिला थी, तो इनके साथ गांधी के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई। आपसे पूछेगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में कौन एक महिला थी जो गांधी के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई, तो अनसुईया बेन ये महिला का नाम है। परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह होता है कि मिल मालिक जो होते हैं उन्हें 35% प्लेग बोनस देने की घोषणा करना पड़ता है। मजबूरी बस ही सही, लेकिन घोषणा करना पड़ता है। तो यहाँ 35% आप देखेंगे। देखिए नीलाहों के चक्कर में चंपारण में बताए थे आपको कि 25%। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि जो मालिक होते थे वह कितने परसेंट बोनस देने को तैयार हुए। चंपारण के केस में 25%, और यहाँ परिणाम स्वरूप आप देखेंगे मिल मालिक जो है 35%। तो यहाँ पर जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, यहाँ 35% प्लेग बोनस देने की घोषणा करते हैं। इतना आप बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे पेज पे। अब प्रथम विश्व युद्ध की बात हुई थी, जिसको लेके घमासान छिड़ रहा था अपने देश में भी, क्योंकि महंगाई हमारे यहाँ भी बढ़ रही थी। अभी आपने देखा कि अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन है, मजदूरों का जो मांग था कि यही था कि जो बोनस है बढ़ाया जाए। उस बढ़ाने का कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके आप देखेंगे 1914 से लेके 1919 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड की आवश्यकता, इंग्लैंड को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता पड़ी या इसकी ज़रूरत इंग्लैंड को क्या क्या चीज़ थी, तो भारत में शांति बनी रहे। इंग्लैंड चाहता था कि भारत में शांति बने रहे, अर्थात जब इंग्लैंड मित्र देश जो थे ये आपस में थे, तो इनका ये मानना था कि अगर भारत में शांति बनी रहेगी तो हम इस मुकाबले का युद्ध का मुकाबला कर सकते हैं। अब भारत में अशांति फैली तो हम युद्ध लड़ेंगे, वैश्विक युद्ध लड़ेंगे, जो विश्व युद्ध उसको लड़ेंगे कि हम भारत में अशांति को दबाएंगे। तो ऐसे में आवश्यकता पड़ी कि भारत में कोई अशांति ना होने पाए, भारत शांत बना रहे। और इसी समय देखेंगे भारतीय सैनिकों का सहयोग इनको भी चाहिए था, क्योंकि भारतीय सैनिक अगर मिलेंगे तो इनको युद्ध जीतने में आसानी होगी, और कुशल सैनिक माने जाते थे। तो भारतीय सैनिक जो है इनका सहयोग भी चाहिए था, और भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक भी था इनके लिए। तो ये 3-4 बातें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में देखिएगा ना, इनको थोड़ा सा नरम रवैया भारत के प्रति अपनाना पड़ता है तो ब्रिटिशों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनको शांति बनी रही, इस बात की भी चिंता हो रही थी, और भारत को से सैनिक सहयोग चाहते थे, इस बात की भी चिंता थी, समर्थन की भाई अपील कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने भारतीयों को 2 झूठे आश्वासन दिए। और जब देखेंगे असंतोष जो भारतीयों में फैल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि आपने देखा होम रूल लीग आंदोलन भी इसी दौरान चल रहा था, असंतोष फैला। फिर क्या हुआ कि आप आगे देखेंगे चंपारण सत्याग्रह चल रहा, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन चलेगा, फिर देखेंगे खेड़ा चलेगा, बाद में देखेंगे असहयोग भी चलेगा। तो ये सब जो असंतोष है, ऐसा कोई बड़े स्तर पर जो है विद्रोह ना हो जाए, उसके लिए वो सोचते थे कि इनको कुछ आश्वासन दे दें भारतीयों को, और ये इतने में खुश रहेंगे, तब तक प्रथम विश्व युद्ध जैसे समाप्त होगा हमारी जीत होगी, फिर हम अपने उसी रवैये में आ जाएंगे। तो इन्होंने भारतीयों को 2 झूठे आश्वासन दिए। पहला जो आश्वासन था कि भारतीयों को संवैधानिक सुधार का आश्वासन दिया। इन्होंने कहा कि हम भारतीयों को संवैधानिक सुधार का आश्वासन देते हैं और इस पर हम जल्दी विचार करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और दूसरा इन्होंने जो दिया कि भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया। भारतीय मुसलमानों को आश्वासन क्यों दिया कि इंग्लैंड अगर तुर्की को हराता, क्योंकि देखिए तुर्की जो था वह दूसरे साइड से लड़ा था, और इंग्लैंड के साथ जितने भी देश थे, अमेरिका थे चाहे रसिया थे, तो ये एक साइड थे। तो क्या हुआ कि जब
मुसलमानों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो इंग्लैंड जो तुर्की पे आक्रमण करे, और उनका खलीफा जो था, देखिए तुर्की का जो मेन अध्यक्ष होता था वो खलीफा हो, और खलीफा को जो विश्व के जितने भी सुन्नी मुसलमान थे उनको बड़ा आदर सम्मान देते, क्योंकि एक प्रकार से वो धार्मिक गुरु थे। तो भारतीय मुसलमानों में मतलब असंतोष ना व्याप्त हो, इसके लिए उन्होंने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि इंग्लैंड अगर युद्ध में जीतता है तो वह तुर्की के साथ अच्छा बिहेव करेगा। अर्थात तुर्की के साथ मतलब खलीफा, यहाँ देखिए एक मिनट, तुर्की के साथ मतलब खलीफा, खलीफा के प्रति उचित व्यवहार करेगा। तो दो आश्वासन इन्होंने दिया कि संवैधानिक सुधार करेंगे, और जो कि यही आश्वासन आप देख रहे थे ना कि जब होम रूल लीग आंदोलन में पढ़ा रहा था तो यही आश्वासन दिया जाता है और होम रूल लीग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो यही आश्वासन यहाँ दिया जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं फिर गांधी जी इस विश्व युद्ध के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इनका भूमिका क्या था, इन्होंने जैसे आप देखे थे ना दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस टुकड़ी बनाई थी कि घायलों को क्या किया जाए कि इलाज दिया जाए, उनको जो मूलभूत आवश्यकता है उस समय जो ट्रीटमेंट है उसको दिया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, एम्बुलेंस टुकड़ी बनाई। अब गांधी जी ने एम्बुलेंस टुकड़ी बनाई, लेकिन फिर कहाँ बनाई है, तो लंदन में बनाई है। तो आप याद रखे रहिएगा, आपसे पूछ लेगा कि गांधी जी ने दूसरी बार टुकड़ी कहाँ बनाई, तो दूसरी बार लंदन में बनाई। ठीक है, जब युद्ध चल रहा था। और भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती, देखिए गांधी जी खुद बोलेंगे कि भारतीय युवा जो है सेना में भर्ती हो, तो अर्थात भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी कौन कर रहा है, गांधी कर रहे हैं। कथन इनका है कि साम्राज्य की सहायता न करना राष्ट्रीय आत्महत्या के समान है। इन्होंने कहा कि अगर साम्राज्य की सहायता ना किया जाए तो यह राष्ट्रीय आत्महत्या के समान है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि किसने कहा था कि साम्राज्य की सहायता ना करना राष्ट्रीय आत्महत्या के समान है, तो वह गांधी जी ने कहा था। कब कहा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं खेड़ा किसान सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा किसान सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। तो यह कब हुआ था, अभी हमने पढ़ा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 18 में हुआ था, लेकिन वो घटना पहले घटित हुई थी और यह गुजरात में ही हुआ था। 1918 में ये भी हुआ था, लेकिन ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद हुआ था। तो आपसे कर्म लगाने के लिए पूछेगा तो आपको कर्म देगा खेड़ा किसान सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, चंपारण। तो आपको कर्म से व्यवस्थित करना होगा। तो आप क्या करिए, चंपारण पहले है, अहमदाबाद बीच में है, फिर उसके बाद ज्येष्ठ खेड़ा किसान सत्याग्रह है। और 1918 में यह होता है गुजरात में। कारण क्या था, अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। खेड़ा के किसान देखिए परेशान हो गए थे, अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ जाने के बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत नहीं जारी किया गया, बल्कि और दबाव डाला गया कि आपको चाहे अनाज उत्पन्न हो या ना हो, आपको जो लगान देना है, भू राजस्व जो देना वो आपको देना ही देना पड़ेगा। उसमें कुछ राहत भी नहीं दिया गया कि चलो 100 होता है 50 ही दे देना क्योंकि पैदावार ही नहीं हुई। अब पता लग 25 का धन पैदा हुआ, 50 तय किए हैं कि इतना हमको चाहिए भू राजस्व। अब धनो भी जाएगा, धर्मो जाएगा, कर्मो भी जाएगा, तो धन धर्म कर्म तीनों चल जाएंगे। तो ऐसे में वहाँ असंतोष व्याप्त हो गया और वहाँ के किसान जो है भू राजस्व के खिलाफ हो गए। तो यहाँ मोहनलाल पांड्या जो हैं इन्होंने नारा दिया। तो मोहनलाल पांड्या एक अच्छे शख्सियत है, इनको याद रखिएगा, इनका एक स्टेटमेंट ही पूछता है। तो इन्होंने ही खेड़ा में सर्वप्रथम लगान न देने का नारा दिया। आप देखेंगे तब मोहनलाल पांड्या जो थे इन्होंने खेड़ा में कहा कि हम लगान ही नहीं देंगे, हमारी जो पैदावार ही नहीं है तो लगान कैसा। तो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बोला कि हम आपको लगान नहीं देंगे। ऐसा बोलने वाले इस आंदोलन में यह सर्वप्रथम थे, अर्थात प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हम लगान ही नहीं देंगे, कर ही नहीं देंगे। फिर इसका नेतृत्व आप देखेंगे गांधी जी संभालेंगे। तो गांधी जी जब संभालते हैं तो इनके सहयोगी नेता, जिस तरह हम चंपारण में पढ़ रहे थे ना सहयोगी नेता, याद है आपको, उसी तरह यहाँ पर सहयोगी नेता होंगे। तो यहाँ जब गांधी जी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो उनके सहयोगी नेता के रूप में वल्लभ भाई पटेल होंगे, इंदुलाल याग्निक होंगे और विट्ठल भाई पटेल होंगे। तो वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और विट्ठल भाई पटेल, फिर से याद रखिए, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और विट्ठल भाई पटेल, ये इनके 3 सहायक होंगे। इसको हम याद कैसे कहेंगे, तो BIB
ए ट्रिक मान लीजिए, बी से हो जाएगा वल्लभ भाई, आई से हो गया इंदुलाल याग्निक और बी से विट्ठल भाई पटेल। VIP ना याद करिएगा, BIV अर्थात वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और विट्ठल भाई पटेल, आपको याद हो जाएगा बड़े आराम से। फिर देखेंगे इस खेड़ा किसान सत्याग्रह का फिर जब नेतृत्व गांधी कर लेते हैं, इनके साथ इतने अच्छे अच्छे सहयोगी नेता भी मिल जाते हैं, इनको सहयोग भी मिलता है, तो इसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम निकलता है कि सरकार ने अपने अधिकारियों को गुप्त निर्देश दिया कि जो लगान नहीं दे पा रहे उनसे ना वसूलिए, जो लगान नहीं दे पा रहे हैं या अर्थात देने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन जो लगान देने की कंडीशन में है बस उन्हीं से लगान लिया जाए। तो यही लिखा है निर्देश में दिया कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो इसे देने की स्थिति में है। तो एक प्रकार से सरकार सोची कि खोल के बोलेंगे भाई देखिए कहीं ना कहीं हमारा बहुत किरकिरी होगा, तो बहुत धीरे से अंदर ही आदेश जारी कर देते हैं कि भाई ऐसा ना करो, जो लगान दे सके उन्हीं से लो और जो ना दे सके उनसे लगान ना लीजिए। इस प्रकार यह आंदोलन भी सफल रहा और गांधी जी देखेंगे इस आंदोलन के बाद और भी ज़्यादा पावर। अच्छा आपको बता दें ये अभी क्षेत्रीय स्तर पे मतलब जो आंदोलन है चलाए जा रहे हैं और इसमें इनको सफलता मिल रही है, जिससे इनकी ख्याति बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ख्याति बढ़ जाती है। आप देखेंगे इसके बाद जो शुरू होगा ना वह आपको वैश्विक स्तर अर्थात वैश्विक बोले अखिल भारतीय स्तर अर्थात पूरे भारत के स्तर पर गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाए जाएंगे। तो पूछेगा चंपारण इनके द्वारा जो आंदोलन चालू किए गए थे गांधी जी द्वारा, चाहे वह चंपारण हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे खेड़ा हो। यहाँ देखिए गांधी के नेतृत्व में शुरुआती जो आंदोलन थे वह चंपारण आंदोलन थे, अहमदाबाद आंदोलन था, मिल मजदूर आंदोलन था और खेड़ा आंदोलन था। तो पूछेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कैसा था? यह मजदूरों का आंदोलन था। चंपारण किसानों से संबंधित आंदोलन था, तो खेड़ा भी किसानों से संबंधित था। चंपारण में नीलहों के बारे में लेके प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया गया और यहाँ किसान जो थे वो देने योग्य नहीं थे क्योंकि फसलें नष्ट हो गई थी, अकाल पड़ गया था, तो भू राजस्व को लेके बात छिड़ गई थी। तो यह जो सारे आंदोलन थे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वह क्षेत्रीय आंदोलन थे। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्षेत्रीय आंदोलन थे। शुरुआती आंदोलन का जो क्रम है आपको हम बता दें, शुरुआती आंदोलन का क्रम कभी आंदोलन का नाम ना लेके आपसे इस तरह पूछ लिया जाएगा अगर क्वेश्चन हार्ड बनाएगा कि किस समुदाय से या किस वर्ग से संबंधित था। तो पहला जो आंदोलन चंपारण था वह किसान से था, फिर मजदूर आंदोलन हुआ क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद किसान आंदोलन हुआ जिसे हम खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको सारी बातें उम्मीद है क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे इसी दौरान आप देखेंगे अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट कानून लाया जाएगा। तो इसी दौरान जब रॉलेट एक्ट कानून लाया जाएगा तो आप देखेंगे रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ ही रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। तो रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू किया जाता है? 18 में देखिए हम लोग आंध्र मजदूर आंदोलन पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग खेड़ा पढ़ लिए, अब 19 में आएंगे। 1919 में आप देखेंगे कि रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया जाता है। ठीक है, 1919 में। कारण क्या था कि रॉलेट कानून आया था, तो रॉलेट कानून को लेकर रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया जाता है। रॉलेट कानून में था क्या कि इसके लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ा? तो इसका पहले आप दो भाग में समझिए। सही नाम था जो रॉलेट कानून का, दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। अनार्किकल का मतलब होता है अराजकतावादी एंड रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, क्राइम यानी अपराध। तो यह जो एक्ट आया था इसका नाम था, ये नाम आप याद रखे रहिएगा। फिर यह कानून कैसे अस्तित्व में आया? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी 1917 में। आप देखेंगे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है 1917 में। इसने अपने प्रतिवेदन में कहा कि भारत में क्रांतिकारी यह जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बताना था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है और वहाँ कोई आंदोलन शुरू हो जाए। तो इसको एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था और इसी रिपोर्ट के आधार पे ताकि ये भारत में ऐसा कुछ ना हो क्रांतिकारी आंदोलन,
उसको रोका जा सके समय से पहले। तो इसका ध्येय ही यही था। तो इसने अपने प्रतिवेदन में कहा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। इसने अपने प्रतिवेदन में ये बातें कही थी। तो इसीलिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि जब यह अपना प्रतिवेदन 1917 में ये जब गठित होता है, उसके बाद इसने महाराष्ट्र में बोला कि महाराष्ट्र में पहली क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता है, नहीं तो फिर ये बहुत उग्र रूप ले लेगा। तो ऐसे में इसने बहुत सारी चीज़ें बातों की लिखी, लेकिन 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। तो इसी को आप लेके देखेंगे तो इसके बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रॉलेट कानून ला दिया जाता है। तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए रॉलेट कानून ला दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गलत था और इसको लाने का समय भी गलत था। अच्छा, रॉलेट कानून जो था यह गलत तो था ही, इसके साथ साथ इसके लाने का समय भी गलत था। कानून क्यों गलत था? गलत इसलिए था कि यह जो कानून था इसलिए गलत था क्योंकि यह कानून में किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट कानून जब आया तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे और किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती थी। और एक मिनट जूम कर देते हैं। और इस गिरफ्तारी के विरुद्ध कोई न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं था। अर्थात आपको जब गिरफ्तार कर लिया जाता शंका के आधार पर ही, तो आपको कोई न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, आप न्यायालय में अपील नहीं कर पाएंगे। और अतः इस कानून को बिना अपील, अर्थात अपील नहीं कर पाएंगे तो बिना अपील, बिना दलील, आप वकील के जरिए दलील भी नहीं रखा सकते। अब बिना वकील का कानून, या इसे काला कानून कहा गया। स्पष्ट है कि इस कानून से जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा। तो इसे पूछेगा बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, या इसे काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट कानून को। अब जब ये बातें आई निकल के सामने तो इसका विरोध होना भाई लाजमी था, का उल्लंघन होता था। तो पिछले स्लाइड से संबंधित है। फिर आगे देखेंगे लाने का समय क्यों गलत था। तो लाने का समय इसलिए गलत था कि आप देखेंगे कि क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों द्वारा किए गए वायदे के अनुसार संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी जनता जो थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप देखेंगे ना कि वो वादा करती है ना कि हम संवैधानिक सुधार करेंगे, और भारतीय मुसलमानों को आश्वासन भी दिया था कि हम तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तुर्की खलीफा के साथ। तो 2 झूठे वादे किए थे। लेकिन आप देखेंगे कि वो वादे तो वादे रह गए, अब इरादे इनके बदल गए। इरादे क्यों बदल गए? देख लीजिए इरादे किस प्रकार बदल गए कि इन्होंने कहा कि भैया हमारा जिस पे अगर मन कह दिया, अगर मेरा मन हो गया कि शंका हो गया कि आप क्रांतिकारी गतिविधि करो तो हम आपको उठा के जेल में डाल देंगे, आप इसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं कर पाओगे, कहीं अपील भी नहीं कर पाओगे। इससे असंतोष और फैल गया। तो क्या हुआ कि वायदे के अनुसार संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी जनता, किंतु सुधारों के स्थान पर जनता को यह काला कानून दिया गया, जिसके फलस्वरूप जनता में आक्रोश बढ़ गया। इस कानून पर प्रतिक्रिया बहुत लोगों ने दिया। तो इस कानून पर जो प्रतिक्रिया आई वह उस समय के महानुभावों अर्थात जो अच्छे लोग थे उनके द्वारा प्रतिक्रिया जो दी गई, उनमें से महत्वपूर्ण है गांधी जी के और स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने रॉलेट कानून के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध में लगान न देने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि हम इस कानून के विरोध में लगान ही नहीं देंगे। तो पूछेगा कि रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में किसने कहा कि हम लगान ही नहीं देंगे? तो स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी ने। फिर देखेंगे गांधी जी भी अपना बोलते हैं। उनका जो विचार था, इस कानून के फलस्वरूप गांधी जी की राजभक्ति समाप्त हो गई। तो अभी तक जो देखो गांधी जी थे ना, वो बोल रहे थे ना कि युवाओं से चलो सेना में भर्ती हो, साम्राज्य की रक्षा ना करना, जान लीजिए राष्ट्र के खिलाफ जाएगा, इस तरह की बातें कर रहे थे ना। अभी ने हमने आपको बताया ना। तो यही गांधी जी की जो राजभक्ति थी अर्थात तो अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब झुकाव था उनका कहीं ना कहीं। तो फिर आप शुरुआती तौर पर देखें जो ये राजभक्ति थी तो गांधी जी के अंदर अब समाप्त होने लगी और वो ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए। और देखेंगे यहीं से वो ब्रिटिश शासन के विरोधी हो जाते हैं गांधी जी। ठीक है।
आगे बात करते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। आंदोलन की शुरुआत आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे कि यह आंदोलन किस प्रकार शुरुआत होता है। इस समय जब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आप याद रखे रहिए, आपसे पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल जब आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत हो रही थी तो कौन था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल जो है भारत में 1916 से लेके 1921 था। ठीक है, 1916 से लेके 1921 था। तो पूछेगा गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस आंदोलन को चलाने के लिए एक सत्याग्रह सभा गठित की गई और इस सभा में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य होम रूल लीग से संबंधित थे। देखिए, होम रूल लीग तो आंदोलन समाप्त हो गया था क्योंकि आश्वासन दिया गया कि भाई हम कर्मिक संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका कर्मिक विकास करेंगे। तो उनकी मांग ही यही थी कि हमको स्वशासन चाहिए और हमारे जो संवैधानिक हैं संस्थाएं हैं इनका विकास हो। तो फिर यह समाप्त हो गया, लेकिन बाद में जब इन्होंने झुंझुना थमा दिया, कुछ हुआ नहीं, उल्टा रॉलेट कानून ला दिए, तो इसको लेके फिर से एक्टिव हो गए होम रूल लीग के आंदोलन, क्योंकि इन लोगों के द्वारा इस चलाया गया था। तो ये सदस्य इसमें जाके फिर देखेंगे शामिल हो जाएंगे इस आंदोलन में। तो एक सत्याग्रह सभा गठित की गई और इसमें सबसे ज़्यादा शामिल हुए अगर कोई सदस्य तो होम रूल लीग से संबंधित सदस्य शामिल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यह आंदोलन कब शुरू होता है। तो यह आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट होता है यह आंदोलन। 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट होगा। इस आंदोलन के दौरान पहली बार हड़ताल दिल्ली में हुई। आपसे पूछेगा किस आंदोलन के दौरान पहली बार आंदोलन मतलब हड़ताल जो है दिल्ली में हुई, तो यही ये आंदोलन था जिसके दौरान जो है पहली बार हड़ताल दिल्ली में होती है। अन्य स्थानों में भी प्रदर्शन किया जाता है। इस आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा हिंसा जो है पंजाब में होती है। आप देखेंगे रॉलेट आंदोलन जो होता है यही ऐसा आंदोलन होता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं काबिल हिंसा भड़कती है तो वह पंजाब में भड़कती है। पंजाब में भड़कती है। अच्छा, पंजाब में भड़कने का कारण भी था, पंजाब के लोग लंबे थे और अच्छे थे और शरीर से तंदुरुस्त होते थे। आप देख रहे थे ना कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद जो है पंजाब वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाता था सेना में। और क्यों ऐसा था हम उसको आपको बताएंगे ही, बाद में बताएंगे। अभी इतना समझिए कि पंजाब, अब ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज जो चाहते थे ना हर घर से जिनके घर में लड़के हैं ज़बरदस्ती ही सेना में भर्ती कर लेते। ज़बरदस्ती, नहीं भी जाना चाहेंगे तो उठा ले जाते थे और बंदूक थमा देते थे। और बंदूक थमाने के बाद वह विदेशों में भेज देते थे कि चलो युद्ध लड़ो हमारे साथ। और कितने बच्चे आते थे लौट के, कितने नहीं आते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ की जनता असंतोष फैलने लगी कि उनके पुत्र को युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है, कोई सुरक्षा का भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, लौट के आएगा कि नहीं आएगा, हम उसके मुंह को देख पाएंगे, उसके लाश को भी निहार पाएंगे कि नहीं निहार पाएंगे, अंतिम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस सब चीज़ों को लेके बहुत जनता वहाँ की भड़की हुई थी। तो आपको देखेंगे इस कारण जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। और भी ज़्यादा हिंसात्मक तब हो गया जब अमृतसर में दो नेताओं को, आप देखेंगे अमृतसर में दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो दो नेता के नाम कौन कौन थे, तो रॉलेट्स आंदोलन के दौरान देखेंगे जो हिंसा पंजाब में फैलती है तो उस समय दो महत्वपूर्ण नेता थे। एक नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे नेता जो थे वह सैफुद्दीन किचलू थे। ठीक है, इन दो लोग नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। आपसे पूछेगा कौन दो नेता गिरफ्तार होते हैं, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, इतना ज़्यादा हिंसा हुआ कि प्रशासन अपने हाथ खड़े कर दिए। तब अमृतसर का प्रशासन जनरल डायर को सौंप दिया गया। आप देखेंगे जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो अमृतसर का प्रशासन जो उस समय वहाँ का गवर्नर था उसे जनरल डायर को सौंप दिया गया। जनरल डायर को सौंप देने के बाद आप देखेंगे डायर ने जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया कि लोग इकट्ठा ना हो, लेकिन फिर भी एक जनसभा आयोजित की जाती है और यही जनसभा भारतीय इतिहास में खूनी जनसभा हो जाती है। एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा विभत्स तरीके से लोगों को मारा जाता है।
आप देखेंगे एक छोटे से एरिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, फिर उसमें गोलियां चला दी जाती हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसी के बाद देखेंगे जब एक जनसभा आयोजित की जाती है तो वह जनसभा जो है जलियांवाले बाग में की जाती है। तो जलियांवाले बाग अमृतसर में ही है। तो जलियांवाले बाग में जब यह आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर देखेंगे गोली चलवा दी जाती है, तो हत्या हो जाती है। इसीलिए हम इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? आप देखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। एक सभा बुलाई गई थी। अब यहाँ रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा बुलाई गई। सिर्फ दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, एक डॉक्टर सतपाल, एक सैफुद्दीन किचलू। तो इनको छुड़ाने के लिए एक सभा बुलाई गई। और हकीकत में यह मेला होता था, तो मेला में लोग बटुरे थे, तो वहाँ पर कुछ लोग आए, मंच सजाए और लोगों को मतलब आकर्षित किए अपने भाषण के द्वारा, और विरोध करने लगे कि हमारे जो डॉक्टर सतपाल जी हैं और सैफुद्दीन किचलू जी हैं, इनकी जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ इन्होंने विरोध किया। फिर आगे चलकर देखेंगे जो सभा बुलाई थी वह हंसराज ने बुलाई थी। हंसराज, आप याद रखे रहिएगा कि बोलेगा कि जो एक सभा बुलाई गई थी जलियांवाले बाग में वह किसके द्वारा बुलाई गई? हंसराज के द्वारा। लेकिन आप बाद में देखेंगे कि हंसराज जो है आगे चलकर सरकारी गवाह बन जाता है। अर्थात सरकार ने रोक लगाया था कि आप भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, तो बाद में ये दबाव पड़ता है तो हंसराज डर जाता है और सरकारी गवाह बन जाता है। और उसी समय जानते हो अंधाधुंध चारों तरफ से घेर कर गोली चला दी जाती है। और गोली चलाने के बाद वहाँ पर लोगों को बहुत निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। और जो एक गेट था, निकलने का केवल एक गेट था, उस गेट को बंद कर दिया जाता है। और लोग जो सामने आते थे उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था। और जो भागते थे अपने बच्चों को लेके, बीवी को लेके, लड़कियां उनकी होती थी मतलब बेटियां, उनको लेके भागते थे। अंत में वो जान बचाने के लिए कितने लोग कुएं में कूद गए और उसमें एकदम मर गए, पूरा कुआं पट गया। तो मरने वालों की संख्या जो बताई जाती है, इलाहाबाद सेवा समिति की रिपोर्ट अगर माने तो इलाहाबाद सेवा समिति की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। लेकिन जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि यहाँ हजारों लोग मारे गए, 1000 तो मारे ही गए। हत्याकांड पर प्रतिक्रिया भी होती है। इस हत्याकांड पर प्रक्रिया आई। मॉन्टेगू ने इसे निवारक हत्या कहा। आप देखेंगे ना, मॉन्टेगू जो था यह जो है निवारक हत्या इसे बताता है। ये बोलता है कि स्थिति के अनुसार हमें यह करना मजबूरी था, अर्थात इसे निवारक हत्या कहता है। तो पूछेगा किसने इस हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा दी, तो वह मॉन्टेगू है। फिर देखेंगे C.F. एंड्रूज, यही एंड्रूज थे जब गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, याद है आपको, दक्षिण अफ्रीका में 1908 में। तो इनको छुड़ाने के लिए वहाँ मतलब कानून जो आया था उस कानून के खिलाफ भारत से ये बात करने गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, ये गए थे, और एक लॉर्ड हार्डिंग जी गए थे। हमने आपको यही बताया था ना। तो C.F. एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई क्रूर कार्रवाई कहा। तो ये काफ़ी नरम दिल के थे और ये भारतीयों के हित में ही बोलते थे। तो ये इन्होंने देखिए इसे कहा कि जानबूझकर की गई क्रूर कार्रवाई कहा। तो किसने क्रूर कार्रवाई कहा कि यह जानबूझकर की गई है? तो C.F. एंड्रूज ने। फिर आप आगे देखेंगे इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। आपसे पूछेगा किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दी। इस हत्याकांड में वायसराय की काउंसिल परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो इस हत्याकांड के बाद देखेंगे वायसराय के काउंसिल अर्थात परिषद में शंकरन नायर शामिल थे, तो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी विवश घटना हुई है, हम क्या करेंगे इस परिषद में रहकर, हम इस्तीफा देते। तो पूछेगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उस समय होने के बाद वायसराय की परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम था शंकरन नायर। तो याद रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट नाम है, शंकरन नायर। आगे बात करते हैं
बस वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और शानदार ज़बरदस्त रहा होगा, जैसा भी रहा होगा। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार को बताइए, हम उस पर विचार भी करेंगे। आपके लिए जो भी जैसे भी जितना भी बेहतर हो सके उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।